नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 6 का अध्याय नंबर 1 जैवमंडल और भूदृश्य के बारे में पढ़ेंगे। तो जैवमंडल का अर्थ है उसका महत्व। हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन विद्यमान है। सौरमंडल के अन्य ग्रहों से अलग पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में वे तत्व मौजूद हैं जो जीवन के लिए अति आवश्यक है, जैसे हवा, पानी और स्थल। जरा विचार कीजिए, यदि पृथ्वी पर पेड़ पौधों, जीव जंतु न होते तो यह कैसी होती। सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तरह जीवन की शुरुआत से पहले पृथ्वी भी चट्टानीय पिंड थी जिस पर जल और गैसें विद्यमान थी। इस प्रकार पृथ्वी पर केवल 3 मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल ही थे। यह पृथ्वी की पूर्णतः निर्जीव अवस्था थी। ऐसा माना जाता है कि करोड़ों वर्षों पहले पृथ्वी पर पहला जीव पानी में विकसित हुआ। उसके बाद धीरे धीरे अनेक जीव का विकास हुआ और जो पृथ्वी पहले निर्जीव थी उस पर असंख्य जीव दिखाई देने लगे। इस प्रकार भूमंडल पर वर्तमान में दिखाई देने वाले जैवमंडल का विकास करोड़ों वर्ष पूर्व हो चुका था। पृथ्वी का वह समस्त भाग जहाँ जीवन विद्यमान है वह जैवमंडल कहलाता है। तो दोस्तों, जैसे कि अब डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि जैवमंडल क्या होता है। तो जैवमंडल के अंदर 3 मंडल आते हैं, इसमें वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल। तो पृथ्वी का वह समस्त भाग जहाँ पर जीवन विद्यमान है वह जैवमंडल कहलाता है। इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय जीव शामिल है। इसके साथ साथ विस्तृत और विविध वनस्पति, जीव जंतु और मनुष्य इस जैवमंडल के हिस्से हैं। पृथ्वी की ठोस सतह को हम स्थल मंडल कहते हैं, ठोस सतह को स्थल मंडल, जलीय भाग को जल मंडल और धरातल से ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पर गैसें पाई जाती हैं उसको क्या कहते हैं, वायुमंडल। जब ये तीनों मंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो जैवमंडल की रचना होती है। तो देखिए, जिस प्रकार ये जलमंडल है, यहाँ पे ये स्थल मंडल है और ऊपर वायुमंडल है। जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल ये तीनों मिलकर इसका निर्माण करते हैं, जैवमंडल का निर्माण करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ध्रुवों के बर्फानी प्रदेशों से भूमध्य रेखीय प्रदेशों की तीक्ष्ण गर्मी तक, आसमान से लेकर सागर की गहराई तक, चाहे जिस रूप में हो, पृथ्वी पर जीवन है। सूक्ष्मतम जीवाणु से लेकर बड़े बड़े पौधों और विशालकाय पशुओं तक न केवल आकार में परंतु जीव जगत के प्रकाश व पर्यावरण में भी भिन्नता पाई जाती है। क्या समग्र पृथ्वी पर जैवमंडल है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। समुद्र पृथ्वी पर जैवमंडल नहीं है। हमारी पृथ्वी अत्यंत विशाल है और इसके समग्र भूभाग पर जीवन नहीं है। हमारी पृथ्वी के विशाल भी भूभाग पर कुछ हिस्से को छोड़कर शेष पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी के जैवमंडल को पृथ्वी के जैवमंडल को वस्तुतः 3 बातें खास बनाती है जो अग्र लिखित है। नंबर 1, सूर्य से पृथ्वी को लगातार ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। नंबर 2, पृथ्वी पर विशाल मात्रा में जल उपलब्ध है। और नंबर 3, पृथ्वी पर तरल, गैस और ठोस पदार्थों के तीनों स्वरूपों का एक अच्छा समन्वय है। जैवमंडल वायुमंडल के उस छोर तक फैला है जहाँ पक्षी और कीट पाए जाते हैं। वहीं इसका विस्तार स्थल के नीचे गहरी गुफाओं एवं बिलों में और सागर की गहराई में भी है। अर्थात वह हर स्थान जहाँ किसी भी रूप में जीवन के चिन्ह वो जैवमंडल कहलाता है। तो जैवमंडल में पाए जाने वाले जीवों को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला कौन सा है? वनस्पति जगत। वनस्पति जगत में क्या क्या आएंगे? तो इसमें दोस्तों जिसमें सभी प्रकार के पेड़ पौधे, झाड़ियाँ और घासें सम्मिलित है। और दूसरा वर्ग है जीव जगत, जिसमें मनुष्य सहित स्थल, जल एवं वायु में रहने वाले सभी जीव जंतु सम्मिलित है। तो
अब हम आगे देखते हैं पारितंत्र का अर्थ है उसका महत्व। पारितंत्र और अर्थ उसके महत्व को हम देखते हैं। तो आप अपने चारों ओर देखेंगे तो कई ऐसी वस्तुएं भी दिखाई देगी जो निर्जीव है, जैसे कि जल हो गया, मिट्टी हो गई, पत्थर हो गया। ये सभी क्या है? निर्जीव है। इन्हीं निर्जीव चीजों के बीच पृथ्वी पर अनेक जीव पनप रहे हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? सजीव या जैविक। इन जैविक एवं अजैविक चीजों ने हमें चारों ओर से घेर रखा है और यही पर्यावरण के अंश हैं। सभी जीव आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसके साथ साथ अपने पर्यावरण से प्रभावित होते हैं और उसे भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार जीवों और पर्यावरण के आपसी संबंधों की जटिल व्यवस्था बन जाती है। इस जैविक तथा अजैविक पर्यावरण के पारस्परिक अंतर संबंध को ही पारितंत्र कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, अपने को ये प्रश्न देखने को मिलता है कि पारितंत्र क्या कहलाता है। तो इसमें अभी ये देखेंगे कि जैविक तथा अजैविक पर्यावरण के पारस्परिक अंतर संबंध को ही पारितंत्र कहते हैं। यह आकार में एक छोटे तालाब या अमेजन के विशाल वर्षा वन के रूप में हो सकता है। तो पारितंत्र की यहाँ बात करें तो पारितंत्र क्या होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि पारितंत्र एक छोटे तालाब से लेकर एक बहुत बड़े क्षेत्र, जैसे कि अमेजन के विशाल वर्षा वन है, इतना भी हो सकता है, छोटे से बड़ा। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी धरती भी एक विशाल पारितंत्र है। आप पाएंगे कि पृथ्वी पर न केवल एक जीव दूसरे जीव से जुड़ा है, बल्कि वह उसके पर्यावरण में मौजूद निर्जीव वस्तुओं से भी जुड़ा है। तो पृथ्वी का प्रत्येक जीव एक दूसरे से तो जुड़ा ही हुआ है, उसके साथ साथ जो चीज निर्जीव है, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, उनके साथ भी वह जुड़ा हुआ है। सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा उन्हें एक दूसरे पर निर्भर होकर और पर्यावरण से प्राप्त होती है। तो जीव जंतुओं को ऊर्जा जो प्राप्त होती है, या तो वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, जैसे एक जीव दूसरे जीव को खाता है, या फिर पर्यावरण से ऊर्जा प्राप्त होती है। एक जीव दूसरे जीव को अपना भोजन बनाता है। पृथ्वी और उसमें निवासित हर जीव की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। तो अपने को ये पूछ लें कि पृथ्वी और उसमें निवासित प्रत्येक जीव की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो उसका प्रमुख स्रोत सूर्य है, जिसकी सहायता से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो पेड़ पौधे भोजन बना लेते हैं। यही ऊर्जा एक प्राणी से दूसरे प्राणी तक एक खाद्य श्रृंखला के रूप में हस्तांतरित होती है। अगर हम जंगल को देखें तो पाएंगे कि कैसे पौधे जो सूर्य की ऊर्जा से भोजन बनाते हैं, उन्हें हिरण या खरगोश खाते हैं। इन शाकाहारी पशुओं को शेर या भेड़िया खा सकता है। शेर या भेड़िया की मृत्यु के बाद उसके शरीर को अपघटक जीव मिट्टी में मिला देते हैं। यह एक सरल खाद्य श्रृंखला है। तो एक अन्य उदाहरण से भी हम इसे समझ सकते हैं। सूर्य की ऊर्जा से पेड़ पौधों द्वारा भोजन बनाया जाता है तथा मृदा से पोषक तत्व प्राप्त करके पेड़ पौधों से एक कीट अपना भोजन प्राप्त करता है। उसी कीट को चूहा, चूहे को सांप, सांप को बाज खा लेता है। बाज के मरने के बाद अपघट जीव उसे मिट्टी में मिला देते हैं। इस प्रकार एक खाद्य श्रृंखला पूरी हो जाती है। वास्तव में क्षेत्र में कई खाद्य श्रृंखलाओं का एक जटिल जाल होता है, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। तो डायग्राम की सहायता से हम समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ सूर्य है, सूर्य की ऊर्जा मिलेगी। उत्पाद यानी पेड़ पौधे, तो उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलेंगे, कि जो सबसे पहले ऊर्जा का उत्पादन करता है। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता में सर्वाहारी आएगा, जैसे चूहे आ गए, वो अनाज भी खा लेते हैं और मांस भी खा लेते हैं। तृतीय उपभोक्ता में सांप आएगा, जो मांसाहारी है। बाज आएगा, वो भी मांसाहारी के रूप में आएगा। फिर आएगा बाज सांप को खा लेता है, और सांप और बाज उसके बाद
बाज के मरने के बाद उसके शरीर को अपघटक क्रिया द्वारा मिट्टी में मिला दिया जाता है और मिट्टी से फिर वापस पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व पेड़ पौधों का उत्पादन करते हैं। इस तरह ये एक खाद्य श्रृंखला चलती रहती है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि हमारे पृथ्वी की सतह उबड़ खाबड़ है, साथ ही भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक जलवायु में लगातार परिवर्तन होता है और ये सभी भौगोलिक परिस्थितियां चाहे उच्चावच हो या जलवायु पर्यावरणीय विभिन्नता व्यक्त करती है। इन्हीं विभिन्नताओं के कारण पृथ्वी पर असंख्य जीवों का विकास हुआ है। अलग अलग पर्यावरणों में अलग अलग पशु पक्षी व वनस्पति पाई जाती है। सभी जीव अपने पर्यावरण के अनुरूप खुद को ढाल लेते हैं, पर क्या पर्यावरण ही हम जीवों को प्रभावित करता है? नहीं, केवल भौतिक पर्यावरण ही जीव जगत पर प्रभाव नहीं डालता, अपितु जीव भी अपने पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। मानव ने अपने प्राकृतिक पर्यावरण में बहुत परिवर्तन किए हैं। ये परिवर्तन सही भी हो सकते हैं और गलत भी। आज हम सिंचाई की सहायता से रेगिस्तान में कृषि कर सकते हैं, वही मनुष्य ने ही कई जंगलों को काट डाला है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रत्येक जीव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए उनका संरक्षण करना आवश्यक है। तो अब हम आगे देखें पारितंत्र का संतुलन, कि किस तरह से पारितंत्र को संतुलित किया जा सकता है। तो वर्तमान में मानव आर्थिक विकास के नाम पर अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए पारितंत्र को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। मानव अपने कार्यों जैसे प्राकृतिक वनस्पति एवं जीवों का विनाश करना, मूल जंतुओं और वनस्पति के स्थान पर विदेशी जंतुओं और वनस्पतियों को स्थापित करना, विकास के लिए पारितंत्र के संघटकों में परिवर्तन करना, उर्वरक एवं कीटनाशक का प्रयोग करना, वायुमंडल की गैसों के अनुपात का बदलना, पर्यावरण को प्रदूषित करना आदि के द्वारा पारितंत्र का संतुलन लगातार बिगड़ता जा रहा है। इसके दुष्प्रभाव के फलस्वरूप पृथ्वी पर जीवन संकट में पड़ जाएगा। अतः पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखना अति आवश्यक है और यह कार्य केवल मानव ही कर सकता है। हमें विकास के कार्य इस प्रकार करने चाहिए कि उससे पारितंत्र को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। मानव को चाहिए कि वह प्रकृति का दोहन कर लूट लेने की नीयत न रखें, बल्कि उसका सहयोग करें, उसके साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करें एवं सतत विकास की ओर अग्रसर होने का प्रयास करें। पृथ्वी के प्रमुख स्थल साधारणतः पृथ्वी पर निम्नलिखित स्थलाकृतियां पाई जाती है, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदी बेसिन, समुद्र एवं तटीय मैदान और द्वीप। हम आगे इन स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे और इनके चित्रों के माध्यम से पहचानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्वत। तो ऐसा स्थान जो प्राकृतिक रूप से आसपास के स्थानों से 600 मीटर से अधिक ऊंचाई, लगभग 600 मीटर से अधिक उसकी ऊंचाई होनी चाहिए एवं सैकड़ों किलोमीटर लंबे, कम से कम 100 किलोमीटर या उससे अधिक लंबे हो तो उसे क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। ये नीचे से चौड़े और ऊपर की तरफ संकरे और नुकीले होते जाते हैं। ऊपर के नुकीले भाग को पर्वत की चोटी कहते हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है। तो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, जो धरती की विशालतम पर्वत श्रृंखला हिमालय में स्थित है। धरती की विशालतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय। और उसमें कौन सी चोटी स्थित है? माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, लगभग 9 किलोमीटर लंबाई है। लगभग लंबाई की बात करें तो 9 किलोमीटर लंबाई है। जब पर्वत एक रेखा के क्रम में होते हैं तो इसे पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ये श्रृंखलाएं सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची पर्वत चोटी पृथ्वी पर मौजूद है? फर्क इतना है कि वह समुद्र की तली पर स्थित है। समुद्र के नीचे भी पर्वत है। प्रशांत महासागर में मोनाकी पर्वत समुद्र की तली से
मोनाकी पर्वत है जो समुद्र की तली से 10,205 मीटर ऊंचा है, लेकिन इसका अधिकांश भाग समुद्र में डूबा है। तो मोनाकी पर्वत जो कौन से महासागर में है? प्रशांत महासागर में। उसकी लगभग ऊंचाई देखें तो 10 किलोमीटर या उससे भी थोड़ी अधिक है, और उसका अधिकांश भाग कहाँ है? समुद्र के अंदर है। इसलिए पृथ्वी पर अगर हम बात करें तो सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की, माउंट एवरेस्ट। और समुद्र के अंदर देखें तो सबसे बड़ी चोटी प्रशांत महासागर में मोनाकी पर्वत है जो लगभग 10 किलोमीटर ऊंचा है। पर्वतों की एक खासियत यह भी है कि उनकी जलवायु आसपास के क्षेत्रों से ठंडी होती है, क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ तापमान गिरता है। ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है? तापमान में कमी आती है। पर्वत वर्षा को भी प्रभावित करते हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वत से टकराकर बादल वर्षा करते हैं। पर्वतों के जिस तरफ बादल वर्षा करते हैं उसे पवन मुखी भाग कहते हैं, क्योंकि उनका मुख पवन के सामने होता है, और वहीं दूसरी तरफ के भाग जो पवन विमुखी भाग कहलाते हैं। तो यहाँ हम डायग्राम में ये देख सकते हैं कि पवन की दिशा जिस तरफ से वायु आती है और वो पर्वत के साथ टकराती है, उधर वाले ढाल को या उधर वाले आने वाली हवा उसको क्या कहते हैं? पवनमुखी ढाल। और जिस तरफ से वायु पर्वत को क्रॉस करती है या उसके ऊपर से जाती है उसे पवन विमुखी ढाल कहते हैं। यहाँ वर्षा कम ही होती है, इसलिए इसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। तो जहाँ पवनमुखी भाग है उधर तो वर्षा ज़्यादा होगी, और उसकी दूसरी तरफ पवन विमुखी ढाल है और उसे वृष्टि छाया प्रदेश भी कहते हैं। वहाँ वर्षा की मात्रा हमेशा कम रहती है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि पर्वतीय क्षेत्र में ढाल तेज होने के कारण कृषि भूमि कम ही उपलब्ध होती है। तीव्र ढाल पर लोग भी कम ही रहते हैं। यहाँ पर रहने वाले अधिकांश लोग पशुपालन करते हैं। हिमालय में गद्दी, बकरवाल एवं भोटिया जनजाति भी रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हिमालय में कौन कौन सी जातियाँ रहती है। तो हिमालय की गद्दी में बकरवाल, भोटिया, ये 2 जनजातियाँ हम देख सकते हैं। 3 जनजातियाँ होगी हिमालय में, गद्दी, बकरवाल और भोटिया जनजाति। और इनका मुख्य व्यवसाय क्या होता है? तो पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय होता है। तो ये जातियां मौसमी प्रवास करती है। ये लोग गर्मियों में अपने पशुओं के साथ ऊंचे चारागाहों में चले जाते हैं। जब ठंड बढ़ जाती है तो ये घाटियों की तरफ पलायन करते हैं। ये पर्वत प्राकृतिक वन्य जीवों को भी आश्रय प्रदान करते हैं। तो हमने जो पहला अपना था टॉपिक उसको कंप्लीट किया कि पर्वत क्या होते हैं। अब हम 2 नंबर पर पढ़ेंगे पठार। 2 नंबर पे पठार। कम ढाल वाले ऐसे ऊंचे एवं चौड़े भूभाग जो ऊपर से समतल होते हैं। पर्वत और पठार में बस इतना ही फर्क है। पर्वत ऊपर से नुकीले होते हैं, जबकि पठार ऊपर से समतल होते हैं। इनका उपयोग अधिकांशतः चारागाहों के रूप में किया जाता है। कहीं कहीं जहां संभव हो वहां निचले पठारों पर कृषि भी की जाती है। भारत में दक्कन का पठार एवं छोटा नागपुर पठार इसके अच्छे उदाहरण हैं। तो भारत में दक्कन और पठार और छोटा नागपुर का पठार जहाँ क्या है कृषि भी की जाती है। पठार सैकड़ों मीटर से हजारों मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। पठारों में खनिजों के भंडार अधिक होते हैं, जैसे लोहा, कोयला आदि। तो इन पठारों के अंदर लोहा पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। इस तरह इनके अंदर भंडार होते हैं। 2 टॉपिक अपने इस तरह कंप्लीट हो गए। 3 नंबर पे हम पढ़ेंगे मैदान। सामान्यतः समतल भूभाग को मैदान कहा जाता है। औसत समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 300 मीटर।
औसत ऊंचाई इसकी कितनी होती है? 300 मीटर से कम होती है। पृथ्वी के कुल स्थलीय भाग की सतह के लगभग आधे भाग पर मैदान पाए जाते हैं। ये नदियों द्वारा पोषित होते हैं और नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मृदा के जमने से इनका निर्माण होता है। इसी कारण ये बड़े उपजाऊ होते हैं, क्योंकि नदियों से जो उपजाऊ मिट्टी है वो आती है, वो आके जमा हो जाती है और उस पर कृषि की जाती है, तो ये बहुत ही उपजाऊ होते हैं। कृषि यहाँ अधिकांश मात्रा में होती है। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदान इसका अच्छा उदाहरण है। तो मैदानों का जो अपने अच्छा उदाहरण मानते हैं भारत में, वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदान। सपाट भूमि में होने के कारण परिवहन आसान होता है और सड़क अथवा रेल मार्ग बनाने में बहुत आसानी होती है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी बहुत अधिक होता है, क्योंकि यहाँ लोग अधिकांश बसते हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो तटीय मैदान जो समुद्र के किनारे पर है, और एक आंतरिक मैदान जो मुख्य भूमि पर नदियों द्वारा मिट्टी का निक्षेप करने से बनते हैं। तो मैदान के आगे दो भाग देखे हमने, एक तो तटीय मैदान समुद्र के किनारे है, तथा दूसरा आंतरिक मैदान जो मुख्य भूमि पर नदियों द्वारा मिट्टी के निक्षेप करने से बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं नदी बेसिन। धरातल पर प्राकृतिक रूप से एक धारा के रूप में बहने वाले जल को नदी कहा जाता है, जो हमेशा ढाल के अनुसार ऊपर से नीचे की ओर बहती है। सामान्यतः नदियों की उत्पत्ति पहाड़ी क्षेत्रों से होती है, जहाँ ये मैदानों में आती है और अंत में सागर या झील में मिल जाती है। कुछ नदियाँ जो ऊंचे पर्वतों से निकलती है और वर्ष भर बहती है। इन नदियों को जल न केवल वर्षा से मिलता है, बल्कि पर्वत पर जमी बर्फ के पिघलने से भी इन नदियों में जल बहता है। इसी कारण ये नदियाँ वर्ष भर बहती है। इन्हें सदावाहिनी या नित्यवाहिनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और सदावाहिनी और नित्यवाहिनी नदी में कौन कौन सी नदी है जो अपने यहाँ पे है? एक तो गंगा होगी, यमुना, ये दो नदियाँ मुख्य रूप से सदावाहिनी या नित्यवाहिनी नदियों के उदाहरण हैं। कुछ नदियाँ ऐसी भी होती है जो केवल वर्षा ऋतु में बहती है, इन्हें मौसमी नदी कहते हैं। तो जो नदियाँ वर्षा ऋतु के अंदर ही बहती है उन्हें क्या कहते हैं? मौसमी नदी कहते हैं। तो नदी के अपने थोड़ा सा विस्तार पूर्वक देख लें। पर्वत से नदियाँ निकलती है, उसे नदी का उद्गम स्थल बोला जाता है। अगर कोई दूसरी नदी किसी बड़ी नदी में आके मिलती है तो छोटे वाली नदी को उसकी सहायक नदी बोला जाता है, और जिस स्थान पे वो मिलती हैं उसे नदी का संगम कहते हैं। और उसके बाद वो बड़ी नदी है उसे ही मुख्य नदी के रूप में जाना जाता है। और इस प्रकार से आगे उसका तटबंध आ जाता है एक। और गोखरू क्या होता है कि नदी बहती है और उसके बाद वह अपना स्थान बदल लेती है घुमाव के कारण। तो एक गो के खुर के आकार जो आकृति बन जाती है उसके बीच में, और वहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है और नदी अपना भाव दूसरी तरफ कर लेती है। ये इस कारण होता है कि वहां पर मिट्टी का जमाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो वहां से जैसे ही मिट्टी दूसरी साइड में जमा होती जाएगी तो एक अलग से छोटा सा एक झील टाइप सी बन जाएगी, उसे बोलते हैं गोखरू झील। और जहाँ नदी का मुहाना होता है या जहाँ नदी सागर में आके गिरती है, वहाँ पे उस क्षेत्र को डेल्टा बोला जाता है। तो पश्चिम राजस्थान में बहने वाली लूनी नदी इसका उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? पश्चिम राजस्थान में बहने वाली लूनी नदी उदाहरण है मौसमी नदी का। अपने ऊपर पढ़ के आए थे, कुछ नदियां ऐसी भी होती है जो केवल वर्षा ऋतु में ही बहती है, इन्हें मौसमी नदी कहा जाता है।
और पश्चिम राजस्थान में बहने वाली लूनी नदी इसका उदाहरण है। जिस प्रकार पेड़ में एक तना एवं उसकी कई शाखाएं होती है जो तने से जुड़ी हुई होती है, ठीक उसी प्रकार नदियों की भी कई शाखाएं होती है जो आसपास के क्षेत्रों से आकर मुख्य नदी में मिल जाती है। इन्हें सहायक नदियां कहा जाता है। इन सहायक नदियों में बहने वाला जल मुख्य नदी में आकर मिल जाता है। स्थल का वह भूभाग जहाँ मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां बहती है वह क्षेत्र नदी का बेसिन कहलाता है। तो नदी बेसिन क्या क्या होता है इसके बारे में अपन देखेंगे। स्थल का वह भूभाग जहाँ मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां बहती है वह क्षेत्र नदी का बेसिन कहलाता है। जैसे भारत में उत्तरी मैदानों में बहने वाली गंगा नदी में उसकी कई सहायक नदियां जैसे यमुना, चंबल, सोन आदि बहकर आती है, वह स्थान जहाँ से गंगा में पानी बहकर आता है गंगा बेसिन कहलाता है। तो चाहे वो जितने भी सहायक नदियाँ हैं जहाँ जहाँ से वो बहकर आ रही है उस भाग को गंगा का बेसिन कहा जाता है। जैसे यमुना का जल आके गंगा में गिरता है, चंबल का गिरता है और सोन का गिरता है। तो इन नदियों का जो बहाव क्षेत्र है उस सारे बहाव क्षेत्र को गंगा बेसिन के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं समुद्र और तटीय मैदान। 5 नंबर पे समुद्र में अथाह जल है लेकिन यह जल खारा होता है। कई छोटे छोटे सागरों से मिलकर महासागरों का निर्माण होता है जो अत्यंत विस्तृत एवं विशाल होते हैं। प्रमुख रूप से पृथ्वी पर 4 महासागर हैं: प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर एवं आर्कटिक महासागर। इन सागरों एवं महासागरों में जीवन का एक अथाह संसार है। इनमें अनगिनत जीव पाए जाते हैं। जल के नीचे महासागरों में भी धरातल की भांति कई स्थल रूप पाए जाते हैं जैसे पर्वत, पठार, मैदान, खाइयाँ आदि। ये हमारे लिए भोजन एवं खनिज के भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सदियों से ही मानव इन सागरों का उपयोग परिवहन के सस्ते साधन के रूप में करता आया है। तो परिवहन के सस्ते साधन की हम बात करें तो परिवहन का सबसे सस्ता साधन अगर कोई वो हो सकता है तो वो क्या है? जल मार्ग। यदि दो स्थान समुद्र से एक दूसरे से जुड़े हुए हों तो नावों तथा बड़े जहाज़ों की सहायता से बिना कोई सड़क या रेल मार्ग का निर्माण किए सामान को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। समुद्रों के किनारे पर स्थित स्थल को तट कहा जाता है। इन तटों पर लोग मनोरंजन के लिए भी आते हैं। समुद्र के किनारे पर रहने वाले लोग मछली पालन भी करते हैं, वहीं तट से थोड़ी दूर कृषि भी होती है। तो ये तो था समुद्र और तटीय मैदानों के बारे में। फिर आ जाता है द्वीप। द्वीप क्या होता है, द्वीप के बारे में हम पढ़ेंगे। 6 नंबर अपना अंतिम टॉपिक है ये इसका। तो ऐसा स्थलीय भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो द्वीप कहलाता है। यह महाद्वीपों से छोटा होता है तथा नदी, तालाब, समुद्र या महासागर में कहीं भी स्थित हो सकता है, जैसे अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप आदि। क्या आप जानते हैं असम में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी में भी स्थित माजुली द्वीप नदी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि असम में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप। तो पहला प्रश्न तो यही है कि माजुली द्वीप कौन सी नदी में है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में। और ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। आपने जाना कि चारों ओर पानी से घिरे स्थलीय भाग को द्वीप कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा स्थान को क्या कहते हैं जो 3 तरफ से पानी से घिरा है? तो जो स्थान 3 तरफ से पानी से घिरा है ऐसे स्थान को प्रायद्वीप कहते हैं। दक्षिण भारत में भी एक प्रायद्वीप है। तो दोस्तों इस तरह
हमने इस चैप्टर में अलग अलग तरीके से पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप, सागर, महासागर के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि और भी बच्चों को फ़ायदा मिले। धन्यवाद।